स्टूडेंट्स, तो अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने अभी तक जो कूलाम का नियम था वो पढ़ लिया और चार्ज का प्रॉपर्टी देख लिया और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे नीट के अंदर वो हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, तो कोई भी जो स्पेस होता है, मान लो ये चार्ज रखा हुआ है, राइट, चार्ज रखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्यू। इसके जो आसपास का जो स्पेस होता है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन विच अनदर चार्ज क्यू नॉट। इस स्पेस के अंदर अगर तुम किसी दूसरे चार्ज क्यू नॉट को लेके आते हो तो वो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, जो है हमको फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो इस तरीके का हमको इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स देखने को मिलता है। क्या हुआ, ये जो हमारा ओरिजिनल चार्ज था उसके पास अगर हमने टेस्ट चार्ज लेके आए हैं तो इसके फील्ड इतना दूर में, पूरा स्पेस में कहीं पे भी जाता है ये, तो इसको दूसरे जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स महसूस होता है हमको। तो इस कारण से ये जो स्पेस था उस स्पेस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। कौन सा सोर्स चार्ज कौन सा था अपना, क्यू। ठीक है, इसी का डिफिनीशन दिया है कि द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, क्यू के सराउंडिंग में स्पेस, इन विच अनदर चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। चार्ज क्यू को हम सोर्स चार्ज बोल देते हैं और जो क्यू नॉट, जिस दूसरे चार्ज को हम लेके आए थे चेक करने के लिए कि उस पर फोर्स लगता है कि नहीं, उसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया और ये जो है वो सोर्स चार्ज था। देखो, ये जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, निगलिजिबली स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके और दूसरे के इलेक्ट्रिक, जो सोर्स चार्ज था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा। इसलिए हमको ये छोटा चाहिए सोर्स टेस्ट चार्ज। अब बात आता है कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम बोले कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कितना है, व्हाट इज़ इट्स इंटेंसिटी, क्या मजबूती है, क्या स्ट्रेंथ है इसका, कितना फोर्स ज़्यादा लगा पाता है। तो इंटेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते जो हमारा टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। जो फोर्स था उसको जो हमारा टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। फोर्स क्या था, एफ जो था वो था हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, यानी जो तुम चार्ज को बाहर से लेके आए उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो। सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इसके पास डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन तुम देखोगे जो फोर्स है उसी के डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, एक बात जो है हमको ध्यान रखने का है कि कई बार जो बुक्स के अंदर होता है वो एरो नहीं देके, वेक्टर को दिखाने के लिए एरो नहीं देके इसको बोल्ड लेटर में दिखा देता है। ठीक है, ऐसा ही तुमको कई बार इरोडो सॉल्व करोगे तो उसके अंदर भी देखने को मिलता है, कई बुकों में ऐसा बोल्ड लेटर कर देता है, तो समझो ये वेक्टर है। ओके, हर बार ज़रूरी नहीं कि एरो दिखाए ही। तो वो था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और उसका दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, जो कि ये रिलेशन हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं। देखो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये एक इमेजिनरी कर्व होता है। ओके, ये जो होता है एक इमेजिनरी कर्व होता है। कैसा, ये एक स्मूथ कर्व होता है
और इसके ऊपर अगर तुमने टेंजेंट खींचा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके ऊपर अगर तुम टेंजेंट खींचोगे किसी भी पॉइंट पे, तो तुमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पे। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर तुम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो क्या देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। अब चलो, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या क्या होता है वो हम देखेंगे, ये याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर आता है और निगेटिव चार्ज में घुस जाता है, राइट। जैसे प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ से शुरू होके इसमें चला जाएगा, यहाँ से शुरू होके इसमें चला जाएगा, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, बट नोट फॉर्म ए क्लोज लूप। ध्यान रखना, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो क्लोज लूप बनाता है, राइट। तो ये अपने को याद रखना है। अब जो बात निकल के आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। अब ये चारों लाइन तुमको ऐसे याद होने चाहिए। पहला मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में जाता है, अंदर जाता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है कंटिन्यूअस होता है लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कंडक्टर के अंदर, मान लो ये कंडक्टर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसी का यूज करके हम लोग आखिरी में इस चैप्टर के ही आखिरी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक शील्डिंग। क्या होता है शील्डिंग? वो अपने फील्ड लाइन जो कि कंडक्टर के अंदर नहीं होता है उसके बेसिस पे इसको सील्ड किया जाता है, वो देखेंगे ये प्रॉपर्टी। तो ये चार लाइन याद रखो और ये पॉइंट याद रखो कि जो टेंजेंट होता है फील्ड लाइन पे वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ओके। तो चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्ज Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्ज। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमको पता है जो Q1 है उसके अंदर फील्ड घुस रहा है, फील्ड लाइन उसके अंदर घुस रहा है, यानी Q1 तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और अभी हमने पीछे पेज पे पढ़ा, ठीक है। और Q2 क्या हो जाएगा, तो देखो ये दोनों ही अगर तुम देखोगे तो जो है अंदर ही आ रहा है, इसमें भी Q2 में भी अंदर जा रहा है। तो तुमको पता है पॉजिटिव चार्ज से तो ये बाहर आता है और निगेटिव चार्ज रहता है तो अंदर जाता है। तो दोनों केस में देखो अंदर घुस रहा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो स्टार्ट होता है किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे हो जाता है निगेटिव चार्ज पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों ही केस में ये एरो निगेटिव चार्ज पे ये Q1 और Q2 पे आके एंड हो रहा है, इसीलिए दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो उसका मोशन कैसा देखने को मिलता है। तो देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है उसका मास मान लो m है, उसके ऊपर चार्ज q है, और वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। यहाँ पे था पार्टिकल, ये हमारा एक्स एक्सिस, उसमें इंटर किया है कितने के स्पीड से, u की स्पीड से। इसका मास m था और इसके ऊपर चार्ज q था, और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, ओके। तो तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता था F/Q, यानी जो फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा वो हो जाएगा Q × E के बराबर, और जो एक्सेलरेशन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो हो जाएगा QE डिवाइडेड बाय m, राइट। QE डिवाइडेड बाय m तो हो जाएगा इस पर एक्सेलरेशन। अब ये जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, समझ गए। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव जो चार्ज होगा उस पर फोर्स जो लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है अपने को, वो किस डायरेक्शन में लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है। अब यहाँ पे देखो कि x, हमको अगर इस पार्टिकल को देखें तो x डायरेक्शन में जो स्पीड था इनिशियली वो u था, लेकिन x डायरेक्शन में जो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। y डायरेक्शन में इसका इनिशियल स्पीड तो 0 था, कुछ भी नहीं था, लेकिन y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा जो कि लगेगा QE/m के बराबर। तो देखो इसका मोशन दो डायरेक्शन में होगा, x और y डायरेक्शन दोनों में ही इसका मोशन होगा। ओके, x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, तो चलो, तो अगर तुम y एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल, लेकिन एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल ऐसा मूव करेगा y में, राइट। चलो, तो जो y डायरेक्शन में कितना दूरी तय करेगा, कितना डिफ्लेक्ट होगा ये y में, वो कैसे निकालोगे? वो तुमको मिलेगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो s मान लो y बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन गुने टाइम प्लस हाफ गुने एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन गुने टाइम का स्क्वायर। अब ये तो हमको पता है 0 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन का मान था QE/m गुने टाइम का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कि y डायरेक्शन में कितना ये डिफ्लेक्ट करेगा, कितना ऊपर जाएगा। अब देखो x एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो भी डिस्टेंस ये पार्टिकल कवर करेगा x बराबर, वो होगा u और t के बराबर। ये बात है, ये ut के बराबर होगा, क्योंकि इसमें तो कोई हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म तो हो जाएगा 0। तो अगर तुम यहाँ से t का मान रख दोगे x/u इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा QE/2m गुने x/u का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा QE/2mu स्क्वायर गुने x स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमारा जो y है वो प्रोपोर्शनल हो गया x स्क्वायर के, यानी y बराबर एक कांस्टेंट गुने x स्क्वायर आ गया। और ये इक्वेशन किसका होता है, ये इक्वेशन होता है हमारे पाराबोला का। ऐसा हमने ग्राफ थ्योरी बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये जो निकलेगा पार्टिकल, उसका इक्वेशन पाराबोला की तरह ऐसे पाथ देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। खाली ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा निगेटिव चार्ज के ऊपर, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगा। और कितना लगेगा एक्सेलरेशन, तो फोर्स बाय मास, तो QE/m। ये चीज़ देखो, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया है, वर्टिकली अपवर्ड दिया है, यानी y डायरेक्शन में है। एक इलेक्ट्रॉन बोलता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर तुमको पता है निगेटिव चार्ज होता है। बोलता है इनिशियल वेलोसिटी इसका था 0, और ये फॉल करता है, कितना दूरी फॉल करता है, तो ये h डिस्टेंस जो है वो फॉल करता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऊपर की तरफ लग रहा था, अब इसको नीचे की तरफ लगा दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। पहले ई था तो अभी भी ई है। तो बोलता है ए प्रोटॉन इज अलाउड। अब क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और अब एक प्रोटॉन को जिसके ऊपर प्लस ई चार्ज होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। उतना ही डिस्टेंस h तक फॉल करने दिया गया है।
बोलता है कि इसको द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको टाइम अगर टी इलेक्ट्रॉन लगा है तो हमको बोल रहा है टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता दो। राइट, तो तुमको पता है, क्या पता है भाई, कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कितना लगता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ठीक है, तो हमको पता है जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसके कितना आएगा, तो इसको मास से डिवाइड कर दोगे फोर्स को, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन था, दोनों के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 दे दिया था। s बराबर इक्वेशन होता है हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 था तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो s जो है y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट h है वो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हो जाएगा हाफ ए कितना था क्यू ई बाई एम गुने टी का स्क्वायर। ठीक बात है, तो जो यहाँ से टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 2h m क्यू ई का अंडर रूट। ठीक है, यानी तुम एक बात समझ गए, जो टाइम होता है हाइट सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज जो q का मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, प्लस रहे या माइनस रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे, तो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ये हाइट सेम है, तो टाइम तो खाली डिपेंड करेगा अंडर रूट मास पे। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, और हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कम होता है प्रोटॉन के मास से, यानी जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को वो कम लगेगा टाइम ऑफ प्रोटॉन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 का, कि इलेक्ट्रॉन को पहले पूछ रहा है प्रोटॉन के मुकाबले क्या टाइम लगेगा, तो कम लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, तुम सॉल्व करो खुद से, पता भी चलेगा कि क्या चल रहा है, मज़ा आएगा। ए टॉय कार विथ ए चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब बोलता है एक चार्ज था क्यू, टॉय कार था, राइट, ये टॉय कार था मान लो, कार के ऊपर चार्ज क्यू था और हॉरिजॉन्टल पे अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लग रहा है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई के बराबर। ठीक है, उसके कारण से ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। अब कहता है इसके ऊपर जो चार्ज लग रहा था क्यू इंटू ई, इसका वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, पहले 0 था अब वेलोसिटी हो गया कितना, वी फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड, ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये था फाइनल वेलोसिटी। कितना टाइम लगा इसको लगा 1 सेकेंड, टाइम लगा 1 सेकेंड। एक बात पता है हमको, एक्सेलरेशन निकालने आता है, क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय कितना टाइम लगा, तो v था 6 माइनस 0 बाय 1, तो ये आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन आ गया। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। और अब क्या किया फील्ड के डायरेक्शन को यहाँ पे जाके, पहले इधर की तरफ इसको फोर्स लगा, अब क्या किया, जैसे इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, अब फील्ड का डायरेक्शन को क्या किया, अब उल्टा कर दिया, फील्ड का डायरेक्शन को अब उल्टा कर दिया। तो बोलता है द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये कह रहा है कि अभी भी कार जो, चूँकि इसके पास इतना वेलोसिटी था तो 2 सेकेंड और, यहाँ से 2 सेकेंड और ये कार चलता रहा 2 सेकेंड और इसके बाद 2 more अंडर द एवरेज वेलोसिटी बता दो और एवरेज स्पीड बता दो टॉय कार का बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज ये क्या होगा।
एक बात तो तुम समझ गए, इसका एक्सेलरेशन कितना था चार्ज के कारण, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम इसको देखोगे कि t इजिकल टू 0 से स्टार्ट करके t इजिकल टू 1 में ये दूरी कितना तय करेगा। इनिशियल स्पीड 0 था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो केवल बचेगा हाफ गुने ए गुने टाइम कितना दियो इसको 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 मीटर। यानी ये कितना दूरी चला है, 1 सेकेंड में 3 मीटर चला है। अब देखो, अब बात क्या है, जब तुम फील्ड का डायरेक्शन बदल दोगे, उल्टा कर दोगे, तो पहले जो एक्सेलरेशन लग रहा था +6, अब एक्सेलरेशन उल्टा लगने लगेगा, राइट, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब जब t इजिकल टू 1 सेकेंड से लेके, यहाँ पे 0 था t, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था टाइम का मान, तो t इजिकल टू 1 सेकेंड से लेके t इजिकल टू 3 सेकेंड के बीच में तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, -6 लग रहा है। तो s कितना आएगा, u कितना था पहले, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया था, यहाँ पे जब वेलोसिटी देखोगे तो 6 था, तो 6 इंटू टी, टाइम कितना 2 सेकेंड, माइनस हाफ गुने ए गुने 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये 12 में से गया 12, यानी कि 6 इंटू, अच्छा टी इजिकल टू पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, टी इजिकल टू 1 से टी इजिकल टू 2 तक के लिए लो, तो इसके बीच में कितना समय दिया तुमने, 1, यहाँ पे भी समय दिया 1, फिर दूरी कितना हो जाएगा, ये जो चलेगा वो फिर से 3 मीटर चलेगा, और फिर से तुम t इजिकल टू 2 t इजिकल टू 3 सेकेंड में देखो तो कितना दूरी चलेगा, जो s3 चलेगा, तो s2 बोल दो, उसको s1 बोल दो, फिर से होगा ut। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया है, देखो यहाँ पे जब तुम और 1 सेकेंड दोगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे t इजिकल टू 2 पे क्यों देखा है वो बता रहे हैं। देखो t इजिकल टू 1 से जब t इजिकल टू 2 में तुम देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो 1 पे था वो था 6, और एक्सेलरेशन भी था -6, यानी v बराबर u प्लस ए टी लगाओगे तो वेलोसिटी का मान 0 आ जाएगा। रखो 6 -6 गुने 1 सेकेंड 1 से 2 जाने में, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है बीच में, राइट, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। तो फिर जब t इजिकल टू 2 पे देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 गुने 1 प्लस हाफ -6 गुने 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना चलेगा, ये -3 मीटर चलेगा s3। यानी ये मोशन कैसा हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये मोशन हो रहा है t इजिकल टू 0 से शुरू किया, t इजिकल टू 1 तक गया, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी था इनिशियल 0, यहाँ पे था 6, फिर यहाँ से t इजिकल टू 2 पे गया तो वेलोसिटी फिर से हो गया 0, क्यों, क्योंकि इधर से यहाँ तक में एक्सेलरेशन लग रहा था +6 और यहाँ से यहाँ तक में लग रहा था -6, यहाँ पे होगा 0। अब ये इधर से वापस लौटना शुरू कर देगा, राइट, वापस लौटना शुरू कर देगा, अगले सेकेंड में जो है ये वापस लौटना शुरू कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक में इसने जो 3 मीटर चला था, अगले 1 सेकेंड में वापस से ये 3 मीटर लौट आएगा इसी लाइन पे, लेकिन हमने तुमको समझाने के लिए अलग लाइन ड्रॉ किया है, राइट। तो पहले इसने चला कितना दूरी, ये दूरी कितना था, इसने s1 जो था 3 मीटर चला, फिर से s2 में 3 मीटर चला, और s3 में उल्टा 3 मीटर चला, -3 मीटर। तो अब तुम समझ गए जो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 3 + 3 - 3 यानी कि 3 मीटर। टाइम कितना लग गया है, 3 सेकेंड लग गया है इसको। तो जो इसका एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा वो आएगा 3/3 = 1 मीटर पर सेकेंड। और जब एवरेज स्पीड की बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चला है, इधर की तरफ 3 + 3 और फिर से 3, यानी टोटल तो ये 9 मीटर चला है और 3 सेकेंड लिया है, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड। समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर।
फिर से क्या दिया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E देन रिलीज। तो बोलता है काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y। सिंपल सा बात क्या दे दिया है, एक पार्टिकल है राइट, जिसका मास m है और चार्ज q है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, हमको पता है इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा QE/m के बराबर। तो बोलता है कि ये फील्ड जो है वो y डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका y डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। तो हमको पता v² बराबर होता है u² प्लस 2as। इनिशियल स्पीड रिलीज किया तो 0 जो 2, एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा QE/m और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y, के बराबर हो जाएगा v²। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है mv²/2, m और 2 को इधर भेज दो तो mv²/2 जो आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा QE/y के बराबर। तो QE/y के बराबर, यानी कि ये पहला इक्वेशन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि कोई भी जो चार्ज होता है वो अपने आसपास के स्पेस में एक फील्ड क्रिएट करता है, यानी उस फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है राइट। तो अब देखेंगे कि अलग अलग चार्ज का स्ट्रक्चर रहेगा और उसके हिसाब से कैसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, उसका क्या वैल्यू रहता है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो एक चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस r पे राइट, ये डिस्टेंस r है। तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज q रखा हुआ है, उससे r डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मान बता दें तो वो क्या होता है, वो होता है KQ/r²। ये कहाँ से आया, देखो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज पे क्या होता है KQ/r²। और हम जानते हैं कि फोर्स में ये जो हमारा फोर्स था उसमें Q से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिल जाता है। तो ये Q हो गया, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो हो जाता है वो होता है KQ/r²। ओके, अब मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 लेके आओगे तो यहाँ पे Q0 आएगा। तो बोलता है कि अगर दो चार्ज जो है वो दोनों लाइक हो, यानी सेम टाइप के हो पॉइंट चार्जेज, जिसके बीच का डिस्टेंस r है, तो इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, इज़ ऑब्टेन्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस r1 फ्रॉम q1। नहीं समझे, ये देखो ये एक चार्ज है q1 और ये एक चार्ज है q2, दोनों कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव है, निगेटिव है तो वो भी निगेटिव है। इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी है r। तो एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हमको, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, वो कैसे निकलता है, तो मान लो वो q1 से उसकी दूरी अगर r1 है, ठीक है, तो ये जो r1 का मान होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है r/1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे आएगा Q2/Q1 राइट, Q2/Q1। फिर से अगर Q1 और Q2 तो है दो चार्ज जो कि अपोजिट नेचर का है, अगर यहाँ पे Q1 Q2 है और ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, यानी अपोजिट सेंस का दो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू सेम है, इसके बीच का सेपरेशन r है। तो ऐसा न्यूट्रल पॉइंट जो एक, जिस पॉइंट मान लो r1 डिस्टेंस पे आएगा, तो वो r1 का मान हो जाता है r/√Q2/Q1 -1। समझे, तो ये हो जाता है अपना दोनों केस में न्यूट्रल पॉइंट। ओके, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। दो बात बोला है, पहले तो ये स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, और इसका चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट पे चार्ज सेम है। यानी मान लो कि जैसे ये अपना एक लाइन है राइट, लाइन है,
इसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, दोनों तरफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक, अब इसको क्या पूछ रहा है हमको कि इस कारण से, और इसका जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मान लो इसके ऊपर पूरा चार्ज Q है और इस वायर का लेंथ L है, तो इसका लेमडा हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। लेमडा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यही मतलब होता है यूनिफॉर्मली चार्ज का, मतलब यही होता है कि लेमडा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेंथ जो है दोनों साइड में इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इस कारण से अगर एक ऐसा पॉइंट ले लो जो कि इसकी दूरी नॉर्मल दूरी, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ P, जिसका इस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर R दे दिया है, और इस तार का जो है वायर का जो लेमडा है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। लेमडा को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो आ जाएगा 2k λ/r। तुमको पता है k का मान हो जाता है 1/4πε0r इंटू लेमडा। तो k को हमने लिख दिया 1/4π, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाता है वो λ/2πε0r भी हम बोलते हैं, बट मोस्टली हमको याद रखने के तौर पे ये फार्मूला याद रखना है कि जो इस पॉइंट पे आता है वो आता है 2k λ/r। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर है जिसके ऊपर चार्ज है। तो मान लो कि एक कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग का मतलब कंडक्टर टाइप का जो चार्ज को फ्लो कराए, चार्ज्ड है यानी उसके ऊपर चार्ज है। कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमडा दिया हुआ है, और सिलेंडर का रेडियस R है। मान लो ऐसा करके है सिलेंडर, राइट, इसका ये कितना है, ये है R, रेडियस जो दे दिया है वो है R, इसका चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो हमको बोलता है कि इसके कोई भी एक पॉइंट जो स्पेस में होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है, वो या तो हो सकता है कहाँ पे, ये R से छोटा हो जाए, यानी इस पॉइंट की दूरी जो है इस सेंटर लाइन से वो R यहाँ पे हो जाए, या वो पॉइंट इस पे आ जाए यानी दूरी R के बराबर हो जाए, या वो पॉइंट R से ज़्यादा दूरी पे हो जाए। यानी तीन ही केस बन सकता है, एक तो जो अपना स्मॉल r है, जो पॉइंट का दूरी है वो बड़े R से बाहर हो, यानी आउटसाइड द सिलेंडर। तो आउटसाइड द सिलेंडर से देखोगे तो तुमको सेम फार्मूला आ जाएगा 2k λ/r के बराबर, जैसा वायर का आता था। आउटसाइड से देखोगे तो 2k λ/r आएगा। जब r इजकल टू r पे देखोगे तो E का मान जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ जाएगा 2k λ/R। और इसके अंदर घुस गया। अब देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो भी चार्ज होता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड यानी रहता है ऑन सरफेस, यानी उसके अंदर। जैसे ही कंडक्टर बोला ना यहाँ पे कंडक्टिंग, इसका मतलब होगा कि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है तो अंदर वाले सारे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा वो 0 आएगा, ये याद रखो। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग बोल दे तो अब हम समझ गए हैं कि इसका नॉन कंडक्टिंग है, सिलेंडर है, तो अब इसका अंदर में चार्ज 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में चार्ज 0 नहीं होगा। तो अब देखो इसका जो E का मान आता है, अगर R छोटा हो या इक्वल टू हो R के, तो E का मान आ जाता है लेमडा गुने R बाई 2πε0r²। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2k λ/r²। कब, जब पॉइंट अंदर में हो या सरफेस पे हो। तो ये किस केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में। और जो R हो जाएगा बड़ा रेडियस से, यानी बाहर के पॉइंट पे, बाहरी पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, तो E का मान आ जाएगा 2k λ/छोटा r जो भी था वो।
क्योंकि अभी भी बाहर से देखोगे, बाहर के पॉइंट से, तो सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो तुमको वायर जैसा दिखेगा। बस ये याद रखना इस केस में जो है अंदर का वो जीरो नहीं होता है सरफेस पे। तो इस हिसाब से जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा देखो। तो कहता है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस फॉर कंडक्टिंग सिलेंडर। अगर कंडक्टिंग सिलेंडर के आर से छोटा वाला पॉइंट था तो जीरो होता था, और जब आर इजकल टू आर रखते थे तो मान आ जाता था 2k लेमडा बाय कैपिटल आर, 2k लेमडा बाय कैपिटल आर। और फिर जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते जाते थे इस वाले पार्ट के लिए हो जाता था ये 2k लेमडा बाय आर। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है 1/r के। और ऐसे केस में जो होता है x प्रोपोर्शनल हो, y प्रोपोर्शनल हो 1/x के, तो xy बराबर कांस्टेंट, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। तो तुम लोगों को बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ में अपना वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने ग्राफ के बारे में पढ़ाया है। तो तुमको खुद से ड्रॉ करने आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आर पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, राइट, जीरो जब आर लेस देन है आर से, जब आर इजकल टू आर है, और जब आर ग्रेटर देन आर है, तो ऐसे केस में तुमको खुद से बनाने आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रेडियस के बीच का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो वो ऐसा बनेगा कि इजकल टू जीरो था कब तक, जब तक आर के बराबर ना हो जाए तब तक ये जीरो था। फिर जब आर इजकल टू आर रखे तो कितना माना गया, 2k लेमडा बाय कैपिटल आर आया था। और फिर जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया किसके लिए, कंडक्टिंग वाले के लिए, पहला जो पॉइंट था उसके लिए। अब नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो देखो नॉन कंडक्टिंग के लिए अगर तुम बात करते हो तो अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा था। जब आर इजकल टू आर पे तुम देख रहे थे उससे नीचे वाले पे जीरो नहीं हो रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल था आर के, यानी वाई प्रोपोर्शनल था एक्स के, यानी वाई बराबर mx था। यानी कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा। तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा। उसके बाद तो फिर से ई जो था 1/r के प्रोपोर्शनल था, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये चीज़ हमको बनाने आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का बता दो कौन सा है, कंडक्टिंग का कौन सा है, ये आना चाहिए तुमको, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। मान लो ऐसा करके सीट है। अब देखो सीट अगर है तो इसका एरिया निकलेगा, राइट। सीट है तो रेक्टेंगुलर है तो एरिया निकलेगा। अब पहले लेंथ होता था, सिलेंडर था, वायर था, तो लेंथ लेते थे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेमडा बोलते थे, तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एरिया है तो चार्ज को पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज को एरिया से डिवाइड करोगे तो एरिया चार्ज डेंसिटी मिलेगा, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे निकला, एरिया को, चार्ज टोटल था Q, एरिया था A, उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो बोलता है कि जो भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट सीट हो, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए बात। चलो अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब देखो एक चार्ज्ड है, यानी उसके ऊपर चार्ज है, कंडक्टिंग है। सेल का मतलब होता है होलो स्फीयर, याद रखना, सेल का मतलब होता है खोखला, कवर। सेल का मतलब होता है कवर, यानी होलो, होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझे। चलो तो इसके कारण से जिसका रेडियस हमको कितना दे दिया होलो स्फीयर का, कैपिटल आर, और टोटल चार्ज Q है। तो देखो इसका, अब मान लो ये स्फीयर है, राइट, होलो स्फीयर है,
तीन ही पॉइंट केस बन सकते हैं, एक तो पॉइंट यहाँ पे हो जाए, एक इसके सरफेस पे हो जाए, या इसके बाहर हो जाए। यानी ये जो आर का मान है पॉइंट का वो इसके रेडियस से बड़ा हो जाए। अगर इसका रेडियस तुम आर दे दिए हो सकता है ये आर इसके रेडियस से छोटा हो, या हो सकता है रेडियस इसके बराबर हो। तो बोलता है जब ये कम होता है यानी पॉइंट अंदर होता है स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ऐसा होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमारा ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है तो पूरा चार्ज बाहर है, तो अंदर वाले पॉइंट पर जीरो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्राफ बन गया जीरो से लेके आर तक में जीरो। फिर जब आर इजिकल टू आर होता है तो इसका मान होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है आर इजिकल टू आर रखोगे तो नीचे में कैपिटल आर आ जाएगा। यहाँ पे तुम डाल दिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। के को उसने 1/4πε0 लिख दिया है, उस कन्फ्यूज मत हो। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम आर बाहरी पॉइंट पे देखते हो, जब तुम देखते हो आर आउटसाइड आर, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाय छोटका आर का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। तो सिंपल सी बात है कि हमको फिर ये ग्राफ कैसा मिल जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसा टाइप का ग्राफ मिल जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूअस, अभी देखो ये सारे फॉर्मूले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं वो तुमको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं तुमसे सवाल। बाद में कहोगे सवाल समझ में नहीं आता, बनता नहीं है, नीट टफ है, आईआईटी निकलता नहीं किसी से। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कि 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन में हो सकता है, 3 डायमेंशन में हो सकता है। अभी हमने देख चुके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसको बोलते थे, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन है ऐसे कर्व के ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो तो लैम्डा किसको बोलते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय लेंथ एल, क्यू बाय एल। तो इसका यूनिट कूलाम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है, अगर चार्ज तुम्हारा ओवर ए सरफेस यानी एरिया के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि प्लेट के केस में हमने देखा था, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए। क्यू क्या था, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। फिर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से दिखाते हैं, अभी हमने ये देखा नहीं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बाय वॉल्यूम, कूलाम पर मीटर क्यू या पर सेंटीमीटर क्यू, ऐसा करके ये यूनिट हो जाएगा रो का, ठीक है। तो अब जो है अपने पास एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट का। वो नीट का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर है, देखो दे दिया है कंडक्टर वाला है, जिसका रेडियस आर का मान दे दिया है 10 cm, हैज ए चार्ज इतना, क्यू का मान दिया है 3.2 गुने 10⁻7 कूलाम, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूनिफॉर्मली। बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा जहाँ पे जो आर दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। अब देखो ये केस बनता है वो दूरी हमारे रेडियस से बड़ा है, वहाँ पे पूछ रहा है। कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी हमने पीछे वाले स्लाइड पे देखा था के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर के क्यू बाय आर स्क्वायर बाहरी वाले पॉइंट के लिए ये। तो ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, जिसको फार्मूला याद रहेगा वो 1 सेकंड भी नहीं लेगा बनाने में। तो इसका मान हो जाएगा के का मान है 9 गुने 10⁻9 गुने क्यू चार्ज कितना था 3.2 गुने 10⁻7 बाय आर स्क्वायर। अब आर का मान यहाँ पे यूनिट तुमको बदलना पड़ेगा। आर का मान जो दिया हुआ 15 सेंटीमीटर है तो ये 0.15 मीटर हो जाएगा, राइट। तो 0.15 का स्क्वायर करना है तुमको, तो ये हो जाएगा 9 गुने 3.2 बाय 225 गुने 10⁻⁻4 गुने 10⁻৯ और ये कूलाम में माइनस में था ये, तो 9 में से 7 गया 2। तो यहाँ से ये आंसर आ जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1.28 गुने 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है 20 क्वेश्चन,
ए थिन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, इज गिवन ए चार्ज प्लस q, रिंग के ऊपर चार्ज प्लस q दिया हुआ है। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई। क्या बोला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, कहाँ पे, सेंटर पे, ओ पे, किसके कारण, जो पार्ट है ए से लेके ए के बी वाला जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो है ई। अब देखो ये जो रिंग होता है ऐसे, राइट, ये रिंग, अब इस पार्ट के कारण बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगा, दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है पॉजिटिव चार्ज रहे तो, वो कह रहा है ई है। तो बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी के कारण से कितना होगा। अब हमको पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये इसके कारण से सेंटर पे कितना आएगा, ऐसा हमको पूछ रहा है। तो हम एक बात जानते हैं कि जब ये 4 भाग है ऐसा, राइट, इसको 4 भाग किए गए हैं, तो ये वाला जो भाग है तुम्हारा ए से लेके बी तक, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया। और चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली है, तो हर एक चौथाई के पास q/4 मिलेगा, इसके पास भी q/4 मिलेगा, इसके पास भी q/4 मिलेगा, इसके पास भी q/4 मिलेगा, सबके पास q/4 मिलेगा। और हर एक अपने से दूर की तरफ, इधर की तरफ, ये वाला उधर की तरफ और ये वाला उधर की तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सबका मान चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी ई ही आएगा। अब हम जानते हैं कि जो फील्ड है ओ पे अगर हम बात करें, ओ पे अगर बात करें तो ए सी वाला, ये था अपना सी, ये था डी, वो था बी, ए सी का जो फील्ड है इधर वाला फील्ड ये कैंसिल कर देगा किसको, बी डी वाले को, और जो सी डी वाले का फील्ड है वो कैंसिल कर देगा ए बी वाले को। सही बात है। तो अब क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है केवल तुम इतना 3 का बात कर दो। तो हम बोले चलो 3 का ही तुमको चाहिए, तो हम ये बोलते हैं कि अभी भी इस वाले का इधर की तरफ आएगा, इस वाले का इधर, एक दूसरे को खा ही जाएगा, यानी ए सी और बी डी तो एक दूसरे को खा जाएगा। कौन सा नहीं खा पाएगा, वो था जो अपना ए बी जिसको कैंसिल कर रहा था, किसको, सी डी को, वो अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ए बी है ही नहीं। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इधर की तरफ बचेगा, जो कि केवल सी डी के कारण से लग रहा होगा, और उसका मान ई के बराबर आएगा क्योंकि सारे का मान ई था। तो ई का वैल्यू आएगा और किसके अलॉन्ग आएगा, तो ओ से लेके के की तरफ, समझ गए, ओ के की तरफ आएगा क्योंकि ये रिंग से दूर की तरफ जाएगा, के ओ की तरफ नहीं आएगा, ओ के की तरफ जाएगा, ये समझ गए बात। चलो, क्योंकि ये वाला तो अभी भी कैंसिल हो रहा है, ये नहीं कैंसिल हो रहा था, जो सॉरी ये वाला कैंसिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये था नहीं, तो केवल ये बच जाएगा उधर की तरफ, ओके की तरफ। फिर से क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब क्या है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, उसके कारण से क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेंटर ओ सर्कल ऑफ रेडियस ए दे दिया है, इस पे पूछ रहा है ओ पे क्या होगा, गिवन है, तो ये क्या होगा ऐसा हमको पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट, तो हम लोग जब भी इसको पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम इसके अंदर एक फार्मूला देखते हैं। वो फार्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे पास मान लो एक सर्कुलर आर्क दिया रहे, सर्कुलर आर्क दिया रहता है जो कि एंगल थीटा बना रहा होता है, राइट। मान लो ऐसे करके एक सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर से एंगल जो है वो थीटा बना रहा होता है। मान लो आर्क हमारा है, इस पे ऊपर कुछ भी तुमने चार्ज दे दिया है, राइट, और यहाँ पे जो लग रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड लगता है अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इस थीटा वाले आर्क के कारण जो ई का मान आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आता है, वो आता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दे दिया है,
सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जैसे इसमें सेमी सर्कल के लिए 180 डिग्री तुम डालोगे तो आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर। आर का मान यहाँ पे ए है अपने पास में दिया हुआ है, साइन 180 डिग्री बाई 2 यानी साइन 90 का मान हो गया 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया 2k लेमडा बाई ए। के को तुम लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो 2 से ये 2 बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी इसका आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाता है वो आ जाता है सी। तो याद रखने की बात ये है कि ये फार्मूला हमको सर्कुलर आर्क का याद होना चाहिए, राइट। ऐसे ही हमने जो पिछले स्लाइड पे देखा था वो क्या देखा था, हमने मान लो कि इनफाइनाइट वायर का देखा था, राइट। इनफाइनाइट वायर का देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट वायर का कितना हमने देखा था, ये आता था 2k लेमडा बाई आर। तो अभी हम कह रहे हैं जो इनफाइनाइट वायर तुम मत लो, ये आता था तुम्हारा 2k लेमडा बाई आर। हम कह रहे हैं चलो तुम फाइनाइट वायर के कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो किसी पॉइंट पे। तो मान लो ये है, मान लो ये दो एंड हैं फाइनाइट वायर के, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। वो पॉइंट तुम्हारे ये दोनों एंड से इधर की तरफ एंगल बना रहा है, वो है θ1, और नीचे वाले एंड से जो एंगल बना रहा है इधर की तरफ, एंगल का डायरेक्शन देखो हमेशा, वो है θ2। तो इस पॉइंट पे जो कि r दूरी पे सिचुएटेड है अपने वायर से, ये वायर है जिसका लेमडा है, तो जो P पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखते हो तो वो आ जाता है, वो दो डायरेक्शन में आता है। एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है और एक पैरेलल डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो जो पैरेलल डायरेक्शन में आता है उसका फार्मूला होता है k लेमडा बाई आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है वो आता है k लेमडा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे जब हम इनफाइनाइट वायर कर देते हैं, जब हम इनफाइनाइट वायर कर देते हैं तो ये दोनों के लिए जो θ1 इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री आ जाता है, यानी कहीं अंत मिलता ही नहीं, तो लाइन सीधा पर हो जाता है वायर के, ठीक है। तो इस कारण से जैसे θ1 θ2 90-90 रखते हो तो पैरेलल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाता है। इसलिए हमने देखा था कि इनफाइनाइट वायर के लिए केवल और केवल इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था जिसका मान होता था ई परपेंडिकुलर, वो होता था k लेमडा बाई आर, और साइन 90 जो साइन 90 हो गया 2, तो 2k लेमडा बाई आर आ जाता था। अगर सेमी इनफाइनाइट दिया हो, यानी एक तरफ तो फाइनाइट कर दिया है, सेमी इनफाइनाइट यानी आधा तरफ फिक्स कर दिया और दूसरा एंड इनफाइनाइट है, तो अगर पॉइंट P है जो कि इधर पे एंगल थीटा बना रहा है, तो इधर पे जिधर पे इनफाइनाइट हो गया उधर पे θ2 का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंगली उसमें रख देना, तो सेम इस दोनों फार्मूले में तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुमको मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं अपने थ्योरी में, इसलिए हमको ये फार्मूले याद होने चाहिए, राइट। चलो, तो इसके आगे इलेक्ट्रिक डायपोल है जो हम पढ़ेंगे, ओके।